प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष के लिए मानव भूगोल। जो अपनी पुस्तक है उसमें एक टॉपिक है मानव और पर्यावरण और इससे संबंधित संकल्पनाएं। दो संकल्पनाएं पहले आपको बता चुका था। इसमें से कुछ नवीन संकल्पनाएं हैं। उसमें जो संकल्पना है वो है आपके मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध। इस संबंध से संबंधित संकल्पनाएं जो दी गई हैं उसमें मानव और प्रकृति के मध्य किस प्रकार का संबंध है और ये संबंध किस रूप में पाया जाता है और इसका यह किस प्रकार से निर्धारित होता है, इससे संबंधित विचार विश्व के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। और इसको संकल्पना इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह एक प्रकार के लोगों के विचार थे और इन्हें पूर्णतः किसी सिद्धांत या किसी प्रयोगशाला में इसे सिद्ध नहीं किया गया है, केवल वैचारिक रूप से इसे प्रस्तुत किया गया है। तो यह संकल्पना ही है, क्योंकि संकल्पना और सिद्धांत में यही फर्क होता है कि संकल्पना जब किसी कार्य को या किसी तथ्य को जानकारी किसी तथ्य की जानकारी हमें लेनी होती है तो उससे पूर्व जो विद्वानों या जो अन्य आधारभूत तथ्यों के अनुसार जो विचार दिए जाते हैं वो संकल्पनाएं होगी। और उन संकल्पनाओं को जब किसी प्रयोगशाला या किसी अन्य रूप में तर्क वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो वो सिद्धांत होता है। इसी संदर्भ में मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों पर लोगों ने जो विचार दिए हैं, इसी विचारों में है जो तीन मुख्य आधारभूत संकल्पनाएं आती है। वो है आपके नीतिवादी संकल्पना या नीतिवादी विचारधारा, दूसरी आती है संभववादी विचारधारा और तीसरी आती है नवनीतिवादी विचारधारा। इस तीनों विचारधाराओं में माना यही गया है कि प्रकृति और मानव के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है और यह घनिष्ठ संबंध है उसी के अनुसार एक दूसरे से यह जुड़ी हुई है और अपना विकास करती है। तो इसी संकल्प या इसी विचार को अलग अलग विद्वानों ने इसके प्रस्तुत किया है। तो सामान्यतः जो पहली विचारधारा आती है वो आती है नीतिवादी विचारधारा और इस विचारधारा में यह माना गया है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है और मानव उसके समक्ष एक नगण्य सा प्राणी है। प्रकृति जैसे उसे काम करवाना चाहती है वैसे वह अपना काम काम करता है। प्रकृति के अनुसार मानव अपना विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है, विभिन्न कार्यों को संचालित करता है और प्रकृति को वह जीत नहीं सकता है। इस प्रकार की विचारधारा का जो सबसे पहले जो आरंभ होता है वो, यद्यपि इसका विचारधारा का आरंभ तो यूनानी काल, रोमन काल या अरेबियन भूगोलवेताओं ने भी इस पर विचार दिए गए, परंतु उन्होंने किसी तर्क संगत बात को कहा नहीं था। इस कारण बाद में 19वीं शताब्दी में और अलग अलग विद्वानों ने इस पर विचार डाले। इसमें से जो पहली विचारधारा आई है वो नीतिवादी विचारधारा, जिसमें प्रकृति को सर्वासर्वी माना गया है। और इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो जर्मनी के विद्वान थे, इसलिए कहा जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के विद्वानों ने इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। और इसमें प्रकृति को सबसे शक्तिशाली और सक्षम माना गया है और मानव उसके समक्ष एक निराहार प्राणी ही माना गया है। दूसरी विचारधारा आती है जिस विचारधारा में मानव की बुद्धिमत्ता के सामने प्रकृति एक ही निम्न सी है और मानव ने अपने बुद्धिमत्ता से इतना विकास कर लिया है कि प्रकृति की जो शक्तियां थी वो वर्तमान समय में निष्प्रभावी है। तीसरी इस विचारधारा को जो दिया था वो फ्रांस के विद्वानों ने दिया था और इसे फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी विचारधारा आती है नवनीतिवादी विचारधारा है, जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब प्रकृति और मानव दोनों आपस में मिलकर ही अपना विकास करते हैं और वो मानव अपनी इच्छा के अनुसार उसमें से जो
मानव के उपयोगी तथ्यों को वह उपयोग छांट कर अपना विकास करता है। तो यह विचारधारा दी गई थी, वो अमेरिकन और ब्रिटिश विचारकों के द्वारा इसको दिया गया। मैं आपके सामने आज जो विचारधारा रख रहा हूं वो विचारधारा है नवनीतिवादी विचारधारा या निश्चयवादी विचारधारा, या जिसे कहते हैं पर्यावरणवादी विचारधारा कहा जाता है। इस विचारधारा के बारे में पहले बता चुका हूं कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति की जो कैपेसिटी कह सकते हैं, वो क्षमता कह सकते हैं, वो क्षमता सर्वाधिक है और सर्वाधिक होने के कारण वह मानव उसके सामने एक निरीह प्राणी के समान है। कैसे? तो उसने अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मत दे रखे हैं कि यदि कि प्रकृति के सब एक जनरल सा है कि जब हमें ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, परंतु आप उस गर्म कपड़े पहनना प्रकृति की शक्ति के सामने मानव की निम्नता को शो करता है। और यदि मानव में इतनी कैपेसिटी होती तो वो नंगे बदन भी शीतकाल में रह सकता है, परंतु वो उसके सामने नहीं रह पाता है। तो यह एक प्रकार की विचारधारा जिसमें मानव की सर्वाधिक निरीहता कह सकते हैं या आपकी निम्नता को इसमें बताया गया है। इस विचारधारा में यह माना गया है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। इसमें जो सबसे पहला मत आता है वो डार्विन का मत आता है। डार्विन का जैव विकास का सिद्धांत, मतलब इस डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें यह कहा गया है कि जीवन संघर्ष है, जीतेगा वही जो प्रकृति के अनुकूल है। अर्थात एक जनरल वे में देखा जाए कि योग्यतम की अति जीविता, यानी कि वही जीवित रहेगा जो प्रकृति के दिए गए एटमॉस्फेयर या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पर्यावरण में वह स्थिति में वह पर्यावरण में रह सके। इस प्रकार की तो जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि आप डेजर्ट के प्लांट को एरिड या आप कोणधारी क्षेत्र में या टुंड्रा क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो वहां पर जीवित नहीं रह सके, क्योंकि डेजर्ट का प्लांट डेजर्ट में ही सर्वाइव कर सकेगा। तो यह एक प्रकार के मतलब जिसमें जितनी कैपेसिटी होगी वही वहां पर सर्वाइव करेगा। तो इसमें जो योग्यतम होगा, योग्यतम से तात्पर्य जो प्रकृति में जिसकी जीतने की क्षमता या जीवन रहने की क्षमता होगी वही आगे जीवित रहेगा। तो अर्थात जीव जीवष्य भोजनम, यानी जीव में जो शक्तिशाली होगा वही आगे। यहां शक्तिशाली से तात्पर्य प्रकृति के अनुसार उसकी रहने की कैपेसिटी, उसकी क्षमताएं हैं, उसको यह माना गया है। दूसरे विद्वान जो आए हैं उसमें रैटजेल है। रैटजेल को मुख्य रूप से इस विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में लिखा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, परंतु वह सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह मानव प्रकृति के नियमों को अनुसार चलता रहता है। अर्थात उसने एक सामाजिक डार्विनवाद, यानी कि जो डार्विन था जिसने योग्यतम की उत्तरजीविता को विकास या योग्यतम की अतिजीविता के सिद्धांत को आधार माना था, इसी को इसने भी आधार मानता हुए इसने बताया कि सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह प्रकृति के सामने एक प्रकार का निरीह प्राणी है। और वही सभी जीव प्रकृति से आपस में, या सभी जीव जो है वो जीव प्रकृति से समायोजन करके जीवित रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो उससे बाहर चलते रहते हैं। तीसरे जो विद्वान आते हैं एलिन सैम्पुल करके आते हैं। इन्होंने भौगोलिक प्रभाव, अपनी पुस्तक भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव 1911 में लिखी थी। उसने कहा मानव प्रकृति की उपज है और मानव प्रकृति के सामने एक मोम का पुतला है, और उस मोम के पुतला की जो कैपेसिटी होती है उसी प्रकार से मानव की स्थिति पाई जाती है। तीसरे जो विद्वान आते हैं वो है आलोइस हंटिंगटन। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में लिखा है कि मानव का चरित्र और व्यवसाय है वह प्रकृति के दशाओं के अनुसार ही संचालित होते हैं या संचालित होते हैं या संभावित होते हैं, और ये सभी सभ्यताएं हैं वो भी इसी प्रकृति के अनुसार, जैसे नदी, सभी सभ्यताएं कहां पर हुई, नदी घाटियों के किनारे हुई है,
या आपके जो भी आर्थिक विकास है वो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति से ही आप लोग सभी प्रकार की व्यवस्था है या प्रकृति से ही आधारभूत आर्थिक क्रियाएं करते हैं। फिर और तो ये सब इन्होंने कहा कि जितनी भी प्राकृतिक व्यवसाय वो प्राकृतिक दशाओं के अनुसार ही संचालित होती है। बाद में ये सभी तथ्य थे, इन तथ्यों में यही कहा गया है कि मानव का प्रकृति की दशाओं के साथ रहना उसकी मजबूरी है और उसी के अनुसार उसको संचलन, उसके अनुसार अपना विकास करना पड़ेगा। परंतु बाद में इस विचारधारा का आलोचना यह लिखी गई। इसमें जो सबसे पहले जो आलोचक थे वो लिथवेट थे। लिथवेट ने लिखा है कि मानव जो वातावरण निश्चयवाद था, यह वातावरण निश्चयवाद केवल एकमात्र का संदिग्ध कथन है। संदिग्ध कथन से तात्पर्य कि वो